हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले हैं चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि चार्ज एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के सभी प्रकार के प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। इस बार आप लोगों को सभी टेक्निकल एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, किसी परमाणु के केंद्रक में कौन से कण होते हैं। ठीक है, यानी कि केंद्रक में जो होते हैं दोस्तों, यानी कि कौन कौन से कण होते हैं उसके बारे में बताना है। किसमें? तो केंद्रक में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि केंद्रक में जो मौजूद होता है यानी कि न्यूट्रॉन और यानी कि प्रोटॉन होता है। ठीक है, क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ये क्या है? तो केंद्रक है। और ये क्या है? तो ये जो व्हाइट वाला ये नाभिक है। ठीक है, और इसमें जो दोस्तों यानी कि मौजूद होते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे, ए में तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के साथ कह रहा है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन तो होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में जो दिया हुआ है प्रोटॉन दिया हुआ है और न्यूट्रॉन दिया हुआ है, राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि सी में जो दिया हुआ है पॉजिट्रॉन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? तो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है, ना इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, ना सी ऑप्शन सही होगा ना डी होगा। ओनली फॉर जो राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, है ना। चलिए, अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का सबसे हल्का कण है। ठीक है, क्या? तो परमाणु का। और परमाणु का जो दोस्तों यानी कि इससे पूछ रहा है कि हल्का कण। ठीक है, परमाणु का यानी कि सबसे हल्का कण क्या होता है। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। परमाणु का सबसे हल्का कण की अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का होता है। वहीं पे अगर भारी की अगर बात किया जाए तो सबसे भारी भारी क्या होता है? तो आयन होता है। क्या होता है भाई? आयन जो होता है यानी कि काफ़ी भारी होता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाले हैं वो बी सही हो जाएगा, क्योंकि यानी कि सबसे हल्का कण पूछ रहा है और सबसे हल्का कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? इलेक्ट्रॉन। तो बी में दिया हुआ है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब रही बात यानी कि प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन क्या होता है? तो आवेशहीन होता है। क्या होता है? आवेशहीन होता है। ठीक है, आवेशहीन होता है। ठीक है ना, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना इस पे निगेटिव चार्ज होता है, ना पॉजिटिव होता है ना यानी कि निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, किसी परमाणु का द्रव्यमान डैश माना गया है। ठीक है, तो कोई भी जो परमाणु होता है उसका द्रव्यमान को क्या माना गया है भाई? तो किसी भी यानी कि परमाणु के द्रव्यमान को क्या क्या मान सकते हैं इस पे जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, तो ए में जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि सिर्फ न्यूट्रॉन का भार होता है। तो इसमें न्यूट्रॉन का भार नहीं, इसमें न्यूट्रॉन के साथ साथ यानी कि प्रोटॉन का भार होता है, क्योंकि नाभिक का यानी कि इससे पहले भी यानी कि जिक्र कर चुके हैं कि नाभिक में दोस्तों यानी कि एन और यानी कि पी होता है। कहने का मतलब एन का मतलब यानी कि न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन और पी का मतलब क्या हो गया? यानी कि प्रोटॉन। ये मौजूद होता है। जब ये दोस्तों यानी कि मौजूद होता है तो ये तो दोनों हुआ, इसमें तो दोनों का भार होगा, इसका भी यानी कि भार होगा। ठीक है, इसका भी भार होगा और प्लस में यानी कि प्रोटॉन जो है इसका भी यानी कि भार होगा। कहने का मतलब इस दोनों का भार होगा। और जब इस दोनों का भार होगा तो ऑप्शन वैसा होना चाहिए। तो ए में कह रहा है सिर्फ न्यूट्रॉन का भार, तो सिर्फ न्यूट्रॉन का भार तो नहीं होता है। बी में कह रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार, तो यानी कि दोनों का भार होता है। तो राइट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन इसका जो सही होगा वो बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? राइट आंसर जो सही हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। जबकि सी में जो कहा रहा है कि इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र है ही नहीं, क्योंकि यानी कि जो परमाणु होता है उसमें यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र है ही नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। ओनली फॉर न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। रही बात डी में तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन तो होता है, साथ ही साथ न्यूट्रॉन होता है, लेकिन इसमें जो जोड़ दिया है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए यानी कि डी भी ऑप्शन नहीं होगा। ओनली फॉर राइट आंसर जो होगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आज का दिया है कि दो आवेश के बीच की दूरी दुगुना हो जाए तो आवेश के मध्य लगने वाला बल डैश गुना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जब दो आवेश यानी कि Q1 और इंटू Q2 बट्टा में क्या लिखना है भाई? आर स्क्वायर लिखना है, एफ बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है Q1 इंटू Q2 बटा क्या होता है? आर स्क्वायर होता है। अब रही बात क्या कह रहा है? दो आवेश के बीच की दूरी को दुगुना कर दे। चलिए
इसको क्या किया जाए, यानी कि दोगुना कर देते हैं, इसको भी दोगुना और इसको भी दोगुना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले यानी कि एफ जो होगा, क्योंकि इस दोनों का जो एफ जो होता है Q1 इंटू Q2 का समानुपाती होता है। क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यानी कि जब ये 2 हुआ और ये 2 हुआ तो 4 ना हो गया, और जब 4 हो गया दोस्तों तो क्या होगा, तो सबसे पहले 4 वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। और देखिए ऑप्शन बी में कह रहा है 2 बढ़ जाएगा और ऑप्शन सी में कह रहा है कि 2 घट जाएगा, तो 2 वाला तो होगा नहीं, क्योंकि 4 आगे 1 तो मिल रहा है। अब चलिए आगे क्या दिया हुआ है, तो मध्य लगने वाला बल 4 गुना हो जाता है। ठीक है, 4 गुना क्या होता है, यानी कि घट जाता है। क्या होगा, घट जाता है, क्योंकि यानी कि आर स्क्वायर होता है नीचे में। तो घटने वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है क्या कर रहा है दोस्तों, फिर से पढ़ेंगे। दो आवेश के बीच की दूरी दुगुनी हो जाए तो आवेश के मध्य लगने वाला बल डैश गुना हो जाता है। तो देखिए यहाँ तो अस्पष्ट है, ठीक है, यहाँ से तो अस्पष्ट नजर आ रहा है। तो नजर ये आ रहा है कि 4 गुना जो होगा वो घट जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन यानी कि किस में दिया हुआ है, 4 गुना घटने वाला, तो ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा डी जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। वैद्युत आवेश की एसआई मात्रा क्या है, किसका पूछ रहा है, तो वैद्युत आवेश का पूछ रहा है। तो आवेश का तो एसआई मात्रा कूलम्ब सब जानते हैं। ठीक है, क्या है, कूलम्ब, यानी कि सब जानते हैं और ये बार बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, अब रही बात कि एम्पियर किसका होता है, तो ये धारा का यूनिट होता है। ठीक है, यानी कि धारा का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है। वाट किसका है, तो ये शक्ति का होता है। किसका होता है भाई, तो ये जो वाट जो होता है ये शक्ति का होता है। ठीक है, ये शक्ति का होता है। अब रही बात यानी कि कूलम हो गया, एम्पियर हो गया, वाट हो गया और वोल्ट हो गया। ठीक है, तो वोल्ट क्या है, ठीक है, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर को यानी कि वोल्ट से वोल्ट वोल्टेज को जो है यानी कि विभवांतर को वोल्ट से यानी कि मापा जाता है। कहने का मतलब यानी कि वोल्ट मीटर और एमीटर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो एमीटर को क्या करते हैं, यानी कि श्रेणी में लगाया जाता है। ठीक है, एमीटर का जो कनेक्शन होता है वो श्रेणी होता है, साथ ही साथ यानी कि वोल्ट मीटर का जो कनेक्शन होता है वो समानांतर में होता है। किसमें होता है, समानांतर में होता है। ये सब ध्यान में रखिएगा, इससे भी प्रश्न बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न पे चलते हैं। देखिए ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है और इससे 4-5 प्रश्न जो है निकल के आएगा। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन निम्न मिलान कीजिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 होता है, और यानी कि इसका खोज करता कौन कौन है भाई, वो जानना है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या, प्रोटॉन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। ठीक है, न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले समझेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज करता है कौन। तो देखिएगा ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता है वो है आपको यानी कि जे थॉम्सन। क्या है, जे यानी कि थॉम्सन। ठीक है, चलिए उसके बाद प्रोटॉन आता है। तो प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, ठीक है, प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, तो प्रोटॉन का जो खोजकर्ता है दोस्तों वो रदरफोर्ड है। क्या है, रदरफोर्ड है। ठीक है, रदरफोर्ड है। ठीक है, अब एक बचता है न्यूट्रॉन का। तो न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, जेम्स चैडविक हो जाएगा। ठीक है, चैडविक हो जाएगा। ठीक है, चैडविक हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए न्यूट्रॉन का कौन है, जेम्स चैडविक है। प्रोटॉन का कौन है, तो प्रोटॉन का जो दोस्तों खोज करता है वो रदरफोर्ड है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का खोज करता कौन है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज करता यानी कि जे थॉमसन है। कहने का मतलब एक का जो हो रहा है वो 2 हो रहा है। ठीक है, एक का 2। ठीक है, उसके बाद बी का जो हो रहा है वो, बी का जो हो रहा है वो 3 हो रहा है। ठीक है, और सी का जो हो रहा है कितना हो रहा है, तो सी का जो हो रहा है वो 1 हो रहा है। ठीक है, तो ये क्रम है, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ये जो दिया हुआ है ए का 2, बी का 3 और सी का 1, यानी कि ऑप्शन ए ही में दिया हुआ है। ठीक है, किस में दिया हुआ है, ए ही में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होगा इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला फिर से प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न निम्न का मिलान कीजिए। ठीक है, कण है और आवेश है। तो सबसे पहले यानी कि प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है तो इसका वैल्यू जो होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, ये होता है प्रोटॉन का। वहीं पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन की अगर बात किया जाए तो इसका जो चार्ज होता है -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, 2 का तो आ गया। अब यानी कि तीसरा जो है दोस्तों यहाँ पे जो आता है वो न्यूट्रॉन आता है। और न्यूट्रॉन जो होता है, ठीक है, यानी कि न्यूट्रॉन जो होता है वो आवेशहीन होता है। कहने का मतलब ना पॉजिटिव चार्ज होता है
ना उस पे यानी कि निगेटिव चार्ज होता है, ये दोनों चार्ज उस पे यानी कि मौजूद नहीं होता है। अब रही बात मिलान करना है तो प्रोटॉन पे यानी कि पॉजिटिव तो यानी कि C का 2 हो जाएगा, और न्यूट्रॉन पे जो होता है दोस्तों, और न्यूट्रॉन जो उदासीन होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो होगा वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, तो ए का क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो ए का 3 वाला किस में दिया है, तो ना ऑप्शन ए में है, ना ऑप्शन यानी कि बी में दिया हुआ है। ठीक है, सी में तो दिया हुआ है और डी में दिया हुआ है। चलिए, बी का एक किस में दिया है, तो बी का जो एक दिया हुआ है ओनली फॉर डी में दिया है, तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है यानी कि 7 का डी सही हो जाएगा। क्या, 1 मिनट, बी का क्या है, हाँ, तो 7 का क्या हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद यानी कि जो सी बच रहा है, ठीक है, यानी कि सी जो बच रहा है, तो सी का क्या होगा, तो सी का जो होगा वो 2 होगा। ठीक है, सी का क्या होगा, फिर से देख लेते हैं। देखिए, ए का क्या है, तो ए का 3 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस वाला होता है। ठीक है, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पे प्लस वाला होता है, तो सी का 2 होना चाहिए। तो सी का जो दो जो दिया हुआ है वो डी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इतना बड़ा प्रश्न है, स्क्रीन छोटा है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन आप लोग जो इधर उधर मत होइएगा, क्योंकि बार बार आप लोगों को समझाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का कि कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तब किस किस्म का विद्युत पैदा होता है। ठीक है, यानी कि कांच के छड़, कौन सा छड़, तो कांच के छड़, और कांच के छड़ को जब रेशम के कपड़े पे रगड़ा जाता है तो एस्थेटिक विद्युत, ठीक है, कहने का मतलब यानी कि एस्थेटिक विद्युत जो होता है, एस्थेटिक यानी कि विद्युत जो होता है वो क्या होता है कि उत्पन्न होता है। ठीक है, गतिशील विद्युत जो है उसमें उत्पन्न नहीं होता है, तो ऑप्शन पहला यानी कि नहीं होगा। ठीक है, नौ ए और बी यानी कि सी होगा, और डी में तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि इनमें से कोई नहीं कह रहा है, लेकिन ऑप्शन बी तो मिल रहा है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, क्योंकि जब रगड़ा जाता है तो इस पर एस्थेटिक विद्युत का यानी कि उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, 1 कूलम डैश के बराबर है। ठीक है, 1 कूलम, ठीक है, एक सी लिख देते हैं, और 1 कूलम बराबर जो होता है 6.25 × 10⁻⁻, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ए में जो दिया हुआ है 6.25 तो दिया हुआ है, लेकिन 10⁻12 दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो ये नहीं होगा ना, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन होगा ना 10⁻15 इलेक्ट्रॉन होगा। ये जो होने वाला है, ठीक है ना, ये जो होगा दोस्तों 10⁻25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे दोस्तों न्यूमेरिकल भी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, और कूलम का वैल्यू दे करके, और साथ ही साथ ये ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है। ठीक है, तो इसको मिस करके नहीं जाना है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मान होता है। ठीक है, किसका, तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वैल्यू होता है दोस्तों, ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो वैल्यू होता है वो होता है 3.33 और × 10⁻⁻10 सी होता है। सी का मतलब यानी कि कूलम होता है। ऑप्शन ई में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन जो होगा इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, और रही बात यानी कि 3 × 10⁻, यानी कि -9 दिया हुआ है, लेकिन प्रकाश की चाल पे भी बात कर लेते हैं तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि 96,484 कूलम कितने फैराड के बराबर है। कभी कभी एग्जाम में आपको 96,500 भी दिया रहता है। ठीक है, कूलम बराबर कितना यानी कि फैराड होता है। तो देखिए, या ये दे, ठीक है, एग्जाम में, या ये दे एग्जाम में। ठीक है, दोनों का जो आंसर होने वाला है एक फैराड होने वाला है। क्या होने वाला है, एक फैराड होने वाला है। ठीक है, जो कि ऑप्शन यानी कि बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न पे फिर से बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन की इकाई क्या है। ठीक है, तो एप्सिलॉन का जो वैल्यू होता है वर्ग कूलम पर न्यूटन गुने मीटर होता है। ठीक है, वर्ग कूलम, ठीक है, वर्ग कूलम प्रति न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, न्यूटन गुने वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन यानी कि ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा।
तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।